प्यारे बच्चों, आज भाषा और व्याकरण से संबंधित चर्चाएं की जाएगी। आप ध्यान लगा करके सुनिए। संभवतः पशु पक्षी भी परस्पर एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को अपनी आवाज़ से वो बुलाते हैं। जैसे कोई ची ची, चूँ चूँ, म्याऊं म्याऊं आदि बातचीत होते रहता है, लेकिन हम उस भाषा को हम नहीं समझते, इसीलिए वह अर्थविहीन है। हमारे अर्थ हम समझते ही नहीं हैं उसको, तो हमारे लिए वह निरर्थक है, अव्यक्त है। झरने भी जो है आवाज़ देती हैं, झरझर की आवाज़, घंटी टन टन की आवाज़ आती है, सब अव्यक्त ध्वनियाँ हैं। इसके विपरीत हम लोग परस्पर कुछ बोलते या बातचीत करते हैं, उसका ठीक ठीक अर्थ हमारी समझ में आ जाता है। मनुष्य ऐसी सार्थक अथवा समझ आने वाली बोली को भाषा कहते हैं। एक बार और समझ जाइए, अगर ठीक ठीक हमारी समझ में आ जाता है कोई भी भाषा, तो मनुष्य ऐसी सार्थक अथवा समझ में आने वाली अगर बोली है, तो समझ में जब आती है तो वह भाषा का रूप ले लेती है। निश्चय ही पहले पहल मनुष्य ने बोलकर अपने मन विचारों को एक दूसरे को प्रकट करना सीखा, इसीलिए उसकी बातचीत का नाम बोली पड़ गया। वह पास खड़े व्यक्ति को अपने मन की बात बोलकर सुना सकता था, किंतु यदि वह चाहता कि 100 मील दूर बैठे या 100 वर्ष के पश्चात उत्पन्न होने वाला व्यक्तियों तक अपना संदेश पहुंचाए, तो नहीं पहुंचा सकता था। इसीलिए उसने लिखने का आविष्कार किया और उसने जो है लेखन कार्य में प्रगति करना शुरू कर दिया। अब वह कमी पूरी हो गई, एक सर्वथा पूर्ण भाषा का विकास हुआ। उसके दो भेद हुए, एक कविता भाषा जिसे हम मुंह में बोलते हैं और कानों में सुनते हैं, एक लिखित भाषा जिसे हम हाथों से लिखते हैं और आँखों से पढ़ते हैं। गूंगे बहरे मनुष्य के हाथों के संकेत द्वारा भी भूख प्यास आदि के सामान्य विचारों को प्रकट करते हैं, किंतु वे सर्वथा अपूर्ण होते हैं। यदि वे किसी गंभीर विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम उन संकेतों को भाषा नहीं कह सकते। बोली के पश्चात लिखित भाषा का आविष्कार की कहानी बड़ी मनोरंजक है। मनुष्य ने ध्यान से देखा, गिना, पता चला बोलते समय मुंह में कितनी ध्वनियाँ निकलती है। उनमें ये ध्वनियाँ 46 ही हैं। इन्हीं को बार बार परस्पर जोड़ने, मिलाने से ऐसे अनेक छोटी बड़ी ध्वनियाँ बन जाती है, जिसे प्रत्येक मूल ध्वनि को वर्ण रंग में लिखकर उसका चिन्ह निश्चित किया जाता है। इस प्रकार कुल 46 चिन्ह बनाए गए हैं, जिनका नाम वर्ण पड़ा। वर्णों का ही दूसरा नाम अक्षर है। एक बार और, जिसका नाम वर्ण पड़ा और वर्णों का दूसरा नाम अक्षर है। भाषा में इस सब का होना आवश्यक है। हम इसको ले लेते हैं क में हम लेते हैं ध्वनि। कथित भाषा में छोटे छोटे टुकड़े का नाम ध्वनि है। कथित भाषा में छोटे छोटे टुकड़े का नाम हम ध्वनि दे दिए। वर्ण या अक्षर लिखित भाषा के छोटे से छोटे चिन्ह का नाम अक्षर है। एक बार फिर, या आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ध्वनि कथित भाषा के छोटे छोटे टुकड़ों का नाम ध्वनि है। लिखित भाषा के छोटे छोटे चिन्हों का नाम अक्षर है। जैसे क, ख, ग, अ, घ, ये सब अक्षर हैं। अब शब्द जो है, इसके बाद हम शब्द को लेते हैं। शब्द अक्षरों का सार्थक समुदाय का नाम शब्द है। दो जो है अक्षर मिल गए, दो अक्षर मिलने के बाद वो शब्द बने। जैसे हम
का म, दोनों को जोड़ दिए तो काम, काम यानी कुछ उसका अर्थ होता है। और का अर्थ खाली अर्थविहीन है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अक्षर का अर्थ नहीं होता और शब्द का अर्थ होता है। अब हम वाक्य में आ जाते हैं। शब्द का जो समुदाय है, शब्द का समुदाय वाक्य बनता है, और जब वाक्य बन जाता है तो हमको उसके बातें या उसको पूरी तरह हम समझ जाते हैं। वाक्य में लिखने पर हम जो है शब्द को, जो अक्षर से जुड़ करके बना है शब्द, वाक्य का पढ़ करके वाक्य को हम उसका अर्थ विस्तार पूर्वक जान जाते हैं। इसी प्रकार से भाषा व्याकरण के अंतर्गत हम ध्वनि, वर्ण या अक्षर, शब्द और वाक्य, वाक्य कैसे बना, वाक्य जो है शब्द के समूह से बना, शब्द कैसे बना, अक्षर के जोड़ से शब्द बना। इसी प्रकार से जो है एक कड़ी की भांति हम इसको आगे बढ़ाते जाते हैं और वह वाक्य बन जाता है। हमारे देश का नाम हिंद है। अब राष्ट्रभाषा का नाम हिंदी है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम नागरी या देवनागरी है। हम नागरी के बारे में चर्चा कल कर रहे थे, नागरी लिपि के बारे में चर्चा कर रहे थे, और आपने कल जो आए होंगे उनको तो जो है जानकारी होगा कि लिपि के बारे में हम क्या बताया। बहुत ही सरल और वैज्ञानिक भाषा है। फिर जब पहल अंग्रेज यहाँ आए, बहुत यत्न किए, शुद्ध वाक्य बोल न सकते थे। जैसे लड़की आया पानी मीठी है, कहते हैं कि अंग्रेजों को शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान नहीं था। वो व्याकरण विहीन बात करते थे, इसीलिए उनकी आवाज़ में लड़खड़ाहट आती थी। फिर प्रत्येक भाषा का शुद्ध पठन पाठन और उसके लिए व्याकरण युक्त शब्द का होना जरूरी हो गया। और व्याकरण जो शास्त्र, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमको हिंदी लिखना, बोलना, ये व्याकरण से, हम अगर व्याकरण से युक्त हम बोलेंगे, लिखेंगे तो वह जो वाक्य बनेगा वह वाक्य शुद्ध रहेगा और जिसका अर्थ भी निश्चित रहेंगे। इसी प्रकार से जो हिंदी का जो भाषा है और उसका व्याकरण है, एक क्रमशः एक के बाद एक आगे बढ़ने लगता है। तो आज हम ध्वनि, फिर अक्षर के जोड़ से शब्द और शब्द के समुदाय से वाक्य बनता है, इसके बारे में परिचर्चाएं की। कुछ ही समय के बाद फिर कक्षा में या उपस्थित होना है। तब तक के लिए सबके सब जो है थोड़ा आराम कीजिए।